उस दिन मेरी मंगेतर ने अपनी आंखों से मुझे शिक्षण भवन की छत से कूदते हुए देखा था। मुझे लगा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर अब उसके दिल और उसकी नजरें पूरी तरह उसी लड़के पर टिकी थीं, जिसने मुझे जीवन भर के लिए अपंग बना दिया था। उसके खिलाफ मुकदमा करना सिर्फ मेरे लिए न्याय पाने और बदला लेने का एक तरीका था। जब सुन नयांगी ने लूजो को कैद किया तो वह हर दिन उसे तरह तरह की यातनाएं देती थीं, लेकिन बाद में वह उससे मिलने पहले से कहीं ज्यादा जाने लगी। तभी मुझे एक गुमनाम पोस्ट दिखाई दी। उस पोस्ट का शीर्षक था, मैंने उसकी पहली मोहब्बत को कार दुर्घटना में अपंग बना दिया और उसने मुझे कैद कर लिया। मैंने उस पोस्ट पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उसकी कहानी हमारी परिस्थिति से बहुत मिलती जुलती लग रही थी। लेकिन आगे पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि कहानी का रुख कुछ ज्यादा ही अजीब और अविश्वसनीय होता जा रहा था। पोस्ट लिखने वाले का कहना था कि वह लड़की, जो पहले उससे बेहद नफरत करती थी, धीरे धीरे उसके लिए सब कुछ छोड़ने लगी थी। यहां तक कि वह बार बार अपनी पहली मोहब्बत को भी उसके लिए नजरअंदाज कर देती थी। कहानी में आने वाले ये मोड़ इतने नाटकीय थे कि शायद ही किसी ने उस पर विश्वास किया हो। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन हर बार जब उस पोस्ट में नया अपडेट आता, मैं खुद को उसे पढ़ने से रोक नहीं पाता। जैसा कि उम्मीद थी, उस दिन भी पोस्ट करने वाले ने नई बात लिखी थी। मैंने कहा कि मुझे भुने हुए चेस्टनट खाने हैं, और वह फिर अपनी पहली मोहब्बत को छोड़कर 3 गलियां पार करके मेरे लिए उन्हें खरीदने दौड़ पड़ी। टिप्पणियों में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि वह दिवास्वप्न देख रहा है, कोई उसे कहानीकार या पटकथा लेखक बनने की सलाह दे रहा था। मैं कुछ देर तक चुपचाप टिप्पणियां पढ़ता रहा और फिर फोन बंद कर दिया। जब तक मैं अपने कमरे में लौटा तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही सन नयांगी कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में भाप छोड़ता हुआ भुने हुए चेस्टनट का एक पैकेट था। उन्हें देखते ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अचानक इन्हें खरीदने का ख्याल कैसे आ गया? सुन नयांगी ने शायद मेरे चेहरे का बदलाव नहीं देखा। वह प्यार से एक चेस्टनट छीलकर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, जब तुम पढ़ाई करते थे तब यही तो तुम्हारा सबसे पसंदीदा नाश्ता हुआ करता था। मैंने चुपचाप मुंह खोलकर वह चेस्टनट खा लिया। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, लूजाओ कैसा है इन दिनों? क्या तुम अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? सुन नयांगी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह शांत स्वर में बोली, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। शियोन, मैं तुम्हारे लिए उसे अच्छी तरह सजा दूंगी। इसके बाद के दिनों में वह गुमनाम पोस्ट लगातार अपडेट होती रही। एक के बाद एक ऐसे संयोग सामने आने लगे कि मेरा मन बेचैन होने लगा। सप्ताहांत पर सन नयांगी ने महसूस किया कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत खोया खोया और उदास हूं। उसे लगा कि मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और मेरे साथ घर पर फिल्म देखने का फैसला किया। प्रोजेक्टर पर चल रही फिल्म आधी भी नहीं हुई थी कि उसका फोन फिर बज उठा। पहले की तरह वह जानबूझकर दूर चली गई ताकि मैं उसकी बातचीत न सुन सकूं। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो झुककर उसने मेरे पैरों पर रखी चादर ठीक की और नरम आवाज में बोली, शियोन, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। फिर वही काम। मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। सुन नयांगी के घर से निकलते ही मैं भी अपनी व्हीलचेयर लेकर बाहर निकल पड़ा। मैंने दूर से उसका पीछा किया। जिस महिला ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि उसे कोई जरूरी काम है, वह सीधे ट्यानुई मैनर पहुंच गई। मैंने देखा कि सन नयांगी कार से उतरी और अंदर चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपनी व्हीलचेयर पर धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ता गया। जितना मैं ट्यानुई मैनर के मुख्य द्वार के करीब पहुंचता गया, उतनी ही तेजी से मेरी धड़कनें बढ़ती गईं। विला का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। दरवाजे की छोटी सी दरार से जो दृश्य मैंने देखा, उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। लिविंग रूम के सोफे पर लू जाओ और सन नयांगी एक दूसरे में खोए हुए थे। वे एक दूसरे को गहराई से चूम रहे थे और वह महिला जो कुछ देर पहले मेरे साथ फिल्म देख रही थी, जरा भी विरोध नहीं कर रही थी। इसके विपरीत वह उतने ही जोश और चाहत से उसका साथ दे रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बर्फीली खाई में गिर गया हूं। मैं अविश्वास से उस दृश्य को देखता रह गया। वह आदमी वही था जिसने मेरी दोनों टांगें छीन ली थीं। वही इंसान जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं अकेला वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने अपनी व्हीलचेयर के बगल में रखे छोटे बैग से दवाइयां निकाली। मेरे कांपते हाथों ने अवसाद रोधी गोलियों की शीशी खोली। मैंने कुछ गोलियां निगल लीं, लेकिन सीने में उठता दर्द कम होने के बजाय और बढ़ता गया। मैंने 3 और गोलियां खाईं, फिर 5, फिर 10। आखिरकार पूरी बोतल ही खाली कर दी। गोलियां फर्श पर बिखर गईं। उसी क्षण मेरे मुंह से खून की एक तेज उल्टी निकल गई।
उसके बाद कई दिनों तक सन नयांगी वापस नहीं लौटी। बाद में लोगों से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि टियानुई मैनोर की सुरक्षा में पिछले कुछ दिनों से हुई लापरवाही का फायदा उठाकर लू जाओ चुपके से भाग निकला था और सन नयांगी उसे ढूंढने के लिए लगातार इधर उधर भटकती रही। पूरे समय वह उसी की तलाश में लगी रही। पूरा 1 सप्ताह बीत गया, फिर भी लू जाओ का कोई पता नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी की खबर पूरे शहर में फैलती गई, लू जाओ आखिरकार और शांत नहीं बैठ सका। वह सन नयांगी को ढूंढने नहीं गया, बल्कि वह खुद मुझे ढूंढने के लिए किंशुबे आ पहुंचा। जैसे ही वह मेरे सामने आया, उसने बिना किसी भूमिका के सीधे बात शुरू कर दी। उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान तैर रही थी। सैनजन, मुझे पता है कि तुम मेरी पोस्ट पढ़ रहे हो। अपनी प्रेमिका को धीरे धीरे किसी और से प्यार करते हुए देखना कैसा लगता है? बताओ मुझे। इन दिनों वह पूरे शहर में हमारी शादी की खबर फैला रही है। क्या सच में वह तुमसे शादी करना चाहती है, या फिर सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए ऐसा कर रही है? उसकी बातें सुनकर मेरी व्हील चेयर के हत्थे पर पकड़ अनजाने में और कस गई, लेकिन फिर भी मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय अचानक पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से खुल गया। लू जाओ ने अचानक अपने शरीर में छिपा हुआ एक खंजर निकाल लिया। सुन नयांगी का चेहरा पल भर में बदल गया। वह बुरी तरह कांप उठी और गुस्से में चिल्लाई, लू जाओ! अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन अगले ही क्षण वह खंजर मेरी ओर नहीं बढ़ा। उसने उसे अपनी ही छाती पर रख लिया। लू जाओ ने लाल आंखों से पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे की सारी घमंड भरी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक दर्द भरी हंसी थी। वह बोला, सनी, मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत को कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? और मुझे पता है कि उसकी टांगें बर्बाद करने के लिए तुम मुझसे नफरत करती हो, इसीलिए तुमने आज तक मुझे जाने नहीं दिया। तो मैं अपनी जान उसे वापस लौटा देता हूं। अब तो तुम खुश हो जाओगी, है ना? इतना कहकर उसने खंजर कसकर पकड़ा और अपनी ही छाती में घोंप दिया। सुन नयांगी का चेहरा तुरंत घबराहट से भर गया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कांप रही थी। नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लू जाओ बेरहमी से खंजर अपने शरीर में उतार चुका था। सुन नयांगी पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ी। उसने मुझे जोर से धक्का देकर किनारे किया और खून से लथपथ लू जाओ को अपनी बाहों में उठा लिया। लू जाओ, व्रोल, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। खोर, तुम मर नहीं सकते। वह उसे बाहों में लिए भागती हुई बाहर निकल गई। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसने मेरी व्हील चेयर पलट दी थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। घिसटने से मेरे पैरों में तेज दर्द होने लगा। मैं खाली निगाहों से दरवाजे की ओर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका हो। लू जाओ फिर कभी होश में नहीं आया और सन नयांगी हर दिन सुबह जल्दी निकल जाती और देर रात लौटती। शनिवार की सुबह नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने अचानक उससे पूछा, शादी का वेन्यू तैयार किया जा रहा है, क्या तुम चलकर देखना चाहोगी? सुन नयांगी का ध्यान कहीं और था। वह उठी और अपना कोट पहनने लगी। फ्रा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मेर किसी और दिन चलेंगे। इतना कहकर वह मुड़ी और घर से बाहर चली गई। मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा, फिर आखिरकार उसके पीछे निकल पड़ा और फिर मैंने बेबस होकर देखा कि सन नयांगी सीधे लू जाओ के अस्पताल के कमरे में चली गई। मैंने उसे अस्पताल के बिस्तर के पास बैठते देखा। उसने लू जाओ का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। लू जाओ, रे, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करते? बस एक बार जाग जाओ। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी, मगर मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगी, कि तुम्हें यातनाएं भी नहीं दूंगी। सब वो तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी। बस एक बार आंखें खोल दो। लू जाओ, बस जाग जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं शादी करूं या सख्त, तो मैं शादी भी नहीं करूंगी। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहा और फिर एक जोरदार टूटने की आवाज मेरे भीतर गूंज उठी। मेरे दिल की आखिरी दीवार भी पूरी तरह ढह गई। विला लौटने के बाद मैंने उस घर को चारों ओर से देखा। यह घर मेरी अनगिनत यादों से भरा हुआ था। मैंने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद मेरे फोन पर शादी के वेन्यू से कॉल आया। मिस्टर सॉन्ग, वेन्यू पूरी तरह तैयार हो चुका है। आप और प्रेसिडेंट सू कब आकर इसे देखेंगे? मैंने फोन कसकर पकड़ा और धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, हम नहीं आएंगे। सामने वाला कर्मचारी कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस फोन काट दिया। फिर बहुत देर तक वहीं निस्पंद बैठा रहा। मैं थक चुका था। अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। जिस इंसान से मैं शादी करना चाहता था वह हमेशा वही पुरानी सन नयांगी थी, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमती थी।
लेकिन वह इंसान अब कहीं खो चुकी थी और वह कभी वापस नहीं आने वाली थी। शादी से एक दिन पहले मैंने अचानक सन नयांगी को फोन किया। मैंने उसे हमारे पुराने हाई स्कूल की शिक्षण इमारत की छत पर मिलने के लिए बुलाया। मुझे देखकर उसने हैरानी से पूछा, अचानक यहां आने का मन कैसे हुआ? मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने शांत स्वर में कहा, कल हमारी शादी है, बस एक बार इस जगह को फिर से देखना चाहता था। जब मैंने शादी का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर आई जकड़न को मैंने जानबूझकर अनदेखा कर दिया, मानो मुझे कुछ दिखाई ही न दिया हो। जब हमने छत का दरवाजा खोला तो सन नयांगी चौंक गई। वहां पहले से एक गोल मेज सजाई गई थी, उस पर स्टेक रखे हुए थे, मोमबत्तियां जल रही थीं। मैंने इस परिचित जगह को चुपचाप देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, सनी, तुम्हें याद है यहीं पर तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था? उस साल हम 18 साल के थे। तुमने मुझे इसी छत पर रोक लिया था और कहा था, क्या तुम आज ही मुझे अपना प्रेमी मानोगे अगर मैं इस कांच के जार को 100 तितलियों से भर दूं तो? और फिर वह युवा लड़की मुस्कुराई थी। उसने अपना बैग खोला था। अगले ही पल उसके अंदर से अनगिनत रंग बिरंगी तितलियां उड़कर आसमान में फैल गई थीं। वे हमारे चारों ओर मंडराने लगी थीं। उस समय उसने चमकती आंखों से मुझे देखते हुए कहा था, शियोन, मेरे साथ रहोगे? मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगी। शायद उन पुराने दिनों को याद करके, शायद उन पुरानी यादों के असर से सन नयांगी की नजरें और भी कोमल हो गईं। उनमें पहले से कहीं अधिक अपनापन और स्नेह दिखाई दे रहा था। उसने मुझे सहारा देकर खाने की मेज के पास वाली कुर्सी पर बैठाया और झुककर मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। शियोन, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे से कहा, चलो खाना खाते हैं। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। छत से पूरा स्कूल दिखाई दे रहा था। उस दृश्य ने हम दोनों की अनगिनत यादें ताजा कर दी। मैं मुस्कुराया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। याद है, सुबह की एक्सरसाइज के समय तुम कभी दौड़ में मेरा साथ नहीं दे पाती थीं, इसलिए मैं चुपके से लाइन में दौड़ते हुए तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लिया करता था। आखिरकार क्लास टीचर ने हमें पकड़ लिया था और मुझे 10 अतिरिक्त चक्कर लगाने की सजा मिली थी। और तुमने तो लाउडस्पीकर उठाकर उन्हें जानबूझकर चिढ़ाया भी था। सिर्फ आज नहीं, कल और परसों भी। मैं चाहती हूं कि वह मुझे पूरी जिंदगी अपनी पीठ पर उठाए रखे। सुन नयांगी हंस पड़ी। मैं आगे बोला, और एक बार जब मैं घायल हो गया था तब भी जिद करके बास्केटबॉल खेलने चला गया था। तुम इतनी नाराज हुई थी कि कई दिनों तक मुझसे बात तक नहीं की। बाद में मैं रात के बीचों बीच हॉस्टल वार्डन से बचते हुए तुम्हारे डॉर्म के नीचे पहुंचा था। दीवार फांद कर खरीदी हुई अंगूठी लेकर गया था ताकि तुमसे माफी मांग सकूं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के समय तुम पूरे ग्रेड में पहली आई थीं और मैं 100वें स्थान पर था। अंग्रेजी परीक्षा में तुमने जानबूझकर कई सवालों में वही उत्तर चुने थे जो मैंने चुने थे। फिर तुमने उसी विश्वविद्यालय में आवेदन किया जहां मैं गया था। तुमने कहा था कि सिंगा यूनिवर्सिटी या पिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने से ज्यादा जरूरी मेरे साथ हर दिन रहना है। मैं एक एक करके सारी यादें सुनाता गया, लेकिन मेरी आवाज शांत थी, इतनी शांत जैसे बिल्कुल स्थिर पानी। सुन नयांगी ने मेरे भीतर की भावनाएं नहीं समझी। वह सिर्फ मुस्कुराई और बोली, हां, तुमसे अलग होना तो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। उसे नहीं पता था कि मैं हर याद इसलिए नहीं सुना रहा था क्योंकि मैं उन्हें दोबारा जीना चाहता था। मैं विदा ले रहा था। मेरी आंखें अचानक लाल हो गईं। सुन नयांगी ने यह देखा तो उसे लगा कि मैं बस पुरानी यादों में भावुक हो गया हूं। वह तुरंत मेरे पास आ गई। शियोन, रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम कभी अलग नहीं होंगे। उसके झूठ शहद में घुले जहर जैसे थे, इतने मीठे कि उन्हें ठुकराना मुश्किल था, लेकिन निगल लेने के बाद वही सबसे गहरा दर्द देते थे। अचानक उस गर्मजोशी भरे माहौल को एक तेज फोन की घंटी ने तोड़ दिया। कॉल अस्पताल से थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, प्रेसिडेंट सू लूजाओ को होश आ गया है। आवाज इतनी तेज थी कि मैं भी साफ साफ सुन सका। सुन नयांगी एकदम जड़ हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर उभरी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। कॉल खत्म होते ही वह जल्दी से खड़ी हो गई। शियोन, मुझे तुरंत जाना होगा। मैं बाद में वापस आकर तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने उसकी आस्तीन पकड़ ली और धीरे से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। वह एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखें अब भी पहले जैसी कोमल थीं, लेकिन उसके निर्णय में कोई डगमगाहट नहीं थी। मैं अभी वापस आती हूं। फिर उसने धीरे से अपनी आस्तीन मेरी पकड़ से छुड़ा ली और चली गई। मैं बस उसे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता रहा। सुनायंगी, सुनायंगी, तुमने कभी कहा था कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन आज लूजाओ के लिए तुम मेरे आखिरी उपहार का इंतजार भी नहीं कर सकी। एक भयानक दर्द ने मेरे सीने को जकड़ लिया। दर्द इतना तीव्र था कि मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी।
जब से मैंने दवाइयां लेना बंद किया था, मैं हर दिन इसी पीड़ा से गुजर रहा था। लेकिन यह दर्द भी उस दर्द का 10,000वां हिस्सा नहीं था जो उसने मुझे दिया था। जब तक उसकी परछाई पूरी तरह ओझल नहीं हो गई, मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने आंखें बंद कर लीं और समय गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब मुझे लगा कि सन नयांगी अब नीचे पहुंच चुकी होगी, नो नेस्ट, मैंने खुद को व्हील चेयर से उठने के लिए मजबूर किया। लड़खड़ाते कदमों से छत के सबसे ऊंचे किनारे तक पहुंचा। नीचे नजर डाली, वहां वही परिचित आकृति दिखाई दी। मैंने देखा कि वह जल्दी जल्दी कार का दरवाजा खोल रही है। अंदर बैठी और इंजन स्टार्ट कर दिया। सुनायंगी, 16 साल की उम्र से लेकर 26 साल की उम्र तक तुमने मुझसे पूरे 10 साल प्यार किया। तो फिर जिस लड़के से तुमने 10 साल प्यार किया हो, उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने पर कैसा महसूस होता है? अफसोस, मैं कभी इसका जवाब नहीं जान पाऊंगा और अब मैं जानना भी नहीं चाहता। यह जिंदगी बहुत थका देने वाली थी। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर कभी वापस नहीं आना चाहता। मैं हल्का सा मुस्कुराया, आंखें बंद कर लीं और जैसे ही कार चलनी शुरू हुई, मैंने अपनी बाहें फैला दी। बिना एक पल झिझके छत से छलांग लगा दी। धड़म, एक भयानक आवाज गूंजी। मैं छत से गिरकर सीधे सन्नायांगी की कार के सामने आ गिरा। जमीन पर खून का बड़ा तालाब फैल गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, कोई इमारत से कूद गया है, कोई मर गया। शियोन, शियोन, क्या तुम ठीक हो? मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं अंतहीन अंधेरे में डूबता जा रहा हूं। तो मृत्यु का एहसास ऐसा होता है, न कोई स्वर्ग, न कोई नरक, बस अनंत अंधकार और खालीपन। कौन था जो मेरा नाम पुकार रहा था? मुझे दूर कहीं एक रोशनी दिखाई दी। क्या वही स्वर्ग का रास्ता था? मैं उसकी ओर दौड़ने लगा। अचानक मैंने अपनी आंखें खोल दी। चारों तरफ उजाला था। तेज धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। सामने कोई मेरा नाम लेकर घबराहट में पुकार रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम रखा हो। चारों तरफ लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। वह आवाज बहुत परिचित लग रही थी। मैंने पूरी ताकत से आंखें खोलीं और सामने खड़े व्यक्ति को साफ देखा। सुनायांगी। मैं घबराकर तुरंत पीछे हट गया और उसे जोर से धक्का दे दिया। वह यहां क्यों थी? क्या मरने के बाद भी मैं उससे मुक्त नहीं हो सकता था? सुनायांगी ने हैरानी से मेरी ओर देखा। शियोन, क्या हुआ? तुम्हें धूप में नाचते नाचते हीट स्ट्रोक हो गया क्या? मैं स्तब्ध रह गया। लू जाओ की वजह से तो मैं बहुत पहले अपनी दोनों टांगें खो चुका था। फिर मैं नाच कैसे सकता था? रुको, मैंने घबराकर चारों ओर देखा। यह जगह बहुत परिचित लग रही थी। मेरे आसपास खड़े लोग भी परिचित थे। यह स्कूल था। मैंने सबकी ओर देखा। वे सभी परिचित चेहरे थे। उन सभी परिचित चेहरों में डांस ट्रूप के सदस्य भी थे और सन नयांगी भी। फिर मैंने तुरंत अपनी नजर अपने पैरों पर डाली। मेरे पैर बिल्कुल सही सलामत थे। कुछ क्षणों तक मैं स्तब्ध खड़ा रहा। फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि मेरे पैरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं अचानक उछल पड़ा और खुशी से इधर उधर कूदने लगा। मेरी आंखों से अनायास ही खुशी के आंसू बहने लगे। क्या मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका था? और क्या यह पुनर्जन्म उस समय हुआ था जब लू जाओ ने अभी तक मुझे अपनी कार से नहीं कुचला था? मैंने जल्दी जल्दी चारों ओर देखा। यह दृश्य, यह तो ग्रेजुएशन से पहले होने वाली पार्टी का था और यही मेरी पिछली जिंदगी का आखिरी डांस भी था। इसका मतलब था कि लू जाओ द्वारा मुझे कार से टक्कर मारने में अब 3 दिन से भी कम समय बचा था। इस बार मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैंने सन्नायांगी के चेहरे पर उभरी चिंता को देखा। फिर कुछ ही मिनट पहले की वह घटना याद आ गई जब उसने मुझे छोड़कर लू जाओ के पास जाने का फैसला किया था। मेरे मन में एक ठंडी हंसी उभरी। सुनायांगी, इस जीवन में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम लू जाओ के साथ खुशी खुशी पूरी जिंदगी बिता सकती हो। और जहां तक लू जाओ की बात है, बेहतर होगा कि इस बार वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, वरना जब भगवान ने मुझे दोबारा जीने का अवसर दिया है तो मैं उन दोनों को कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। मन ही मन यह संकल्प लेने के बाद मैंने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी। फिर मुस्कुराकर सबको बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। धीरे धीरे बाकी लोग वहां से चले गए, लेकिन सन नयांगी अभी भी चिंतित दिखाई दे रही थी। वह जिद कर रही थी कि मुझे अस्पताल जाकर पूरा चेकअप करवाना चाहिए। मैंने हल्के से उसका हाथ हटाया और एक कदम पीछे जाकर ठंडे स्वर में कहा, न्यांगी, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं, तुम पहले वापस चली जाओ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगी। क्यों? क्या हमने साथ में खाना खाने का वादा नहीं किया था? मैंने बिना झिझक सीधे मना कर दिया। आज नहीं, सुन नयांगी, मैं थोड़ा थक गया हूं।
मैं वापस जाकर ठीक से आराम करना चाहता हूं। कुछ ही मिनट पहले मैं उससे इतनी नफरत करता था कि जीना भी नहीं चाहता था, और अब वह चाहती थी कि मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊं। यह असंभव था। मुझे वापस जाकर अच्छी तरह योजना बनानी थी। 3 दिन बाद होने वाली उस दुर्घटना से खुद को कैसे बचाना है, मुझे हर संभावना के लिए तैयारी करनी थी। शायद मेरे चेहरे पर सचमुच थकान साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए सन नयंगी ने जबरदस्ती नहीं की। अगले 2 दिन मैं लगभग पूरा समय हॉस्टल में ही रहा। जब भी सन नयांगी मुझे बाहर चलने के लिए बुलाती, मैं हर बार यह कहकर मना कर देता कि मुझे जुकाम है। पिछले 6 महीनों में हुई हर घटना को बार बार याद करने के बाद मैं समझ गया था कि सिर्फ सावधानी बरत लेना शायद दुर्घटना को पूरी तरह रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मुझे हर पहलू से तैयारी करनी थी। मुझे सिर्फ यह नहीं सोचना था कि टक्कर से कैसे बचा जाए, बल्कि अगर किसी कारणवश वह हादसा फिर भी होना तय हो तो उसके लिए भी मुझे तैयार रहना था। मैं उस बेशर्म जोड़े को अपनी जिंदगी एक बार फिर बर्बाद नहीं करने दूंगा। पिछले जन्म में दुर्घटना अगले दिन सुबह दूसरे कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार के पास हुई थी। वह जगह पेड़ों से घिरी हुई एक शांत सड़क थी। वहां आमतौर पर बहुत कम लोग आते जाते थे, और शायद इसी वजह से जब लू जाओ नाम के उस पागल ने मुझे टक्कर मारी थी तो वह यहीं नहीं रुका था। उसने कार पीछे ली थी और फिर जानबूझकर मेरी टांगों पर दोबारा कार चढ़ा दी थी। उसी एक पल में मेरी दोनों टांगें इतनी बुरी तरह कुचल गई थीं कि उन्हें काटना पड़ा था। उस घटना को याद करते ही आज भी मेरे पैरों में असहनीय दर्द महसूस होने लगा, मानो वह पीड़ा मेरी हड्डियों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी हो। एक ऐसा दर्द जिसे मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। लंबे समय तक सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि इस बार मैं पहले कैफेटेरिया जाऊंगा। पहला कैफेटेरिया लाइब्रेरी के ठीक सामने था और शिक्षण भवन से भी बहुत पास था। हालांकि वहां की सड़क काफी चौड़ी थी, लेकिन लोगों की भीड़ हमेशा बनी रहती थी। इतने लोगों के सामने लू जाओ शायद इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि खुलेआम मुझे अपनी कार से कुचलने की कोशिश करे। लेकिन मैं एक बात भूल गया था, लू जाओ कोई सामान्य इंसान नहीं था। वह एक सनकी, जुनूनी और खतरनाक व्यक्ति था, और किसी पागल इंसान को सामान्य तर्कों से नहीं समझा जा सकता। उसने सचमुच ऐसा करने की हिम्मत कर दी। जब मैं पहले कैफेटेरिया के पास पहुंचा तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आसपास लोगों की भीड़ थी और कई गाड़ियां भी खड़ी थीं। आमतौर पर इस सड़क पर कभी वाहन पार्क नहीं किए जाते थे, लेकिन आज रात लाइब्रेरी स्क्वायर के सामने पेड़ों की छाया के नीचे 2 काली कारें खड़ी थीं। जब मैं उनके पास से गुजरा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि कोई कार के अंदर बैठकर मुझे घूर रहा है। लेकिन हर बार जब मैं उधर देखता मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने मन ही मन खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल दुर्घटना तो कल होने वाली है। वह आज ही मुझ पर हमला नहीं करेगा। और मुझे याद था कि लू जाओ सफेद रंग की कार चलाता था। मैं चलते चलते खुद से बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सामने खड़ी कार की हेडलाइट अचानक जल उठी। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ी। मैं तुरंत मुड़कर शिक्षण भवन की ओर भागा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कार चालक पहले से जानता था कि मैं किस दिशा में भागूंगा, क्योंकि कार पहले ही तिरछे रास्ते से मेरी ओर बढ़ रही थी। जब मुझे समझ आ गया कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो मैंने निराशा में आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण किसी की चीख सुनाई दी, सावधान! मैं दर्द के लिए खुद को तैयार कर चुका था, लेकिन अपेक्षित दर्द नहीं आया। उस चेतावनी भरी चीख के साथ ही एक लड़की दौड़कर मुझसे टकराई और मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे होश लौटते ही मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, पेड़ के नीचे पड़े पत्थरों का ढेर उठाया और सीधे कार की ओर दौड़ पड़ा। मैंने पूरी ताकत से पत्थर ड्राइवर की खिड़की पर दे मारे। धड़ाम! कांच टूटकर बिखर गया। मैंने दरवाजा खींचकर खोला, फिर लू जाओ के बाल पकड़कर उसे कार से बाहर घसीट लिया। इस बार वह असफल हो चुका था और अब मैं उसे दोबारा मौका नहीं देने वाला था। यहां तक कि कार से घसीटे जाने के दौरान भी वह लगातार बड़बड़ाता रहा, शियान, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसने मुझे जहरीली नजरों से घूरा। जवाब में मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लू जाओ भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह तुरंत मुझ पर टूट पड़ा। हम दोनों पूरी ताकत से लड़ने लगे। किसी ने भी हाथ हल्का नहीं रखा। आसपास जमा भीड़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार वही लड़की जिसने कुछ देर पहले मेरी जान बचाई थी, तमाशा देखते देखते परेशान हो गई। जब उसने देखा कि लू जाओ जमीन से टूटा हुआ कांच उठाकर मुझे घोंपने वाला है, तो वह तुरंत दौड़कर बीच में आ गई। उसने लू जाओ को पकड़ लिया, लेकिन मैं इतना गुस्से में था कि फिर भी उसकी ओर झपट पड़ा। उसी समय सन नयांगी भी वहां पहुंच गई। किसी को मदद के लिए आते देखकर लड़की ने तुरंत लू जाओ को सन नयांगी की तरफ धक्का दिया। फिर वह मुड़ी
और मुझे पीछे खींच लिया। उसने दोनों बाहों से मेरी कमर पकड़ ली और जबरदस्ती पीछे घसीटने लगी। मुझे रोकते हुए वह हंसी नहीं रोक पाई। आखिर तुम दोनों के बीच कैसी दुश्मनी है? इतनी बेरहमी से लड़ रहे हो जैसे एक दूसरे की जान ले लोगे। उसकी बात सुनकर अचानक मेरी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। मैंने खुद को उसके सहारे छोड़ दिया। सिर झुकाकर थके हुए स्वर में बोला, मुझे नहीं पता वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन हमारे बीच सिर्फ दुश्मनी नहीं है, यह जान और मौत का हिसाब है। क्या तुमने अभी नहीं देखा? वह मुझे कार से कुचलना चाहता था। लड़की की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। फिर उसने मुझे सहारा देते हुए धीरे धीरे शिक्षण भवन की सीढ़ियों तक पहुंचाया और बैठा दिया। मैं दूर खड़े सन्नयांगी और लू जाओ को देखता रहा। दोनों अब भी बहस कर रहे थे। मेरे पास बैठी लड़की मुस्कुराई। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो वजह उस लड़की का मामला है ना? लेकिन मेरा जवाब सुनकर वह सचमुच चौंक गई। मैंने शांत स्वर में कहा, पहले शायद था, लेकिन अब नहीं। अब मैं यह सब अपने लिए कर रहा हूं। इतना कहकर मैंने उसकी ओर देखा। वैसे धन्यवाद। अगर तुमने मुझे अभी नहीं बचाया होता तो शायद मैं इस समय अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता। बोलते हुए मैंने अनायास अपने पैरों को छुआ। मेरी आवाज कांप गई। मैं सचमुच बहुत डर गया था। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और हाथों में भी। वह लड़की पूरे समय मेरे साथ बैठी रही जब तक मैं पूरी तरह शांत नहीं हो गया। फिर मैंने सिर उठाकर पूछा, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? लड़की मुस्कुराई और अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम जूजीवाई है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है और अब मुझे भूख लग रही है, तो बदले में मुझे खाना खिलाना कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं है ना? मैं कुछ पल तक उसकी ओर खाली नजरों से देखता रहा। शायद उस समय मेरा चेहरा बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था, क्योंकि जूजीबाई अचानक जोर से हंस पड़ी। उसे मेरा हाव भाव बेहद मजेदार लग रहा था। चलो खाना खाने चलते हैं। जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया तभी मेरी तंद्रा टूटी। मैंने झेंपते हुए कहा, माफ करना, अभी तुम्हारा नाम ठीक से सुन नहीं पाया था। तुमने क्या कहा था? जूजी बिना रुके आगे चलती रही। जूजीवाई। मैं भी मुस्कुरा दिया। मेरा नाम शियन है। उस शाम जब हम वापस लौटे तो जूजी ने मुझे रास्ते में सावधान रहने की सलाह दी। मैंने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा। फिर जैसे ही मुड़ा मेरी नजर सन्नयांगी पर पड़ी। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैं बिना कुछ कहे उसके पास से निकलकर हॉस्टल की ओर बढ़ गया, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और गलती से मेरी चोट वाली जगह दब गई। यह वही घाव था जो कुछ देर पहले लड़ाई में लगा था। मैं दर्द से कराह उठा। जरा धीरे। मेरी आवाज सुनते ही जूजी तुरंत वापस दौड़ आई। जब उसने देखा कि सन्नयांगी मेरा हाथ पकड़े हुए है तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरे सामने खड़ी हो गई, मानो मेरी रक्षा कर रही हो। जब सन्नयांगी फिर आगे बढ़ने लगी तो जूजी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें उसके हाथ पर पड़ा इतना बड़ा नीला निशान दिखाई नहीं दे रहा? सन्नयांगी कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने बीच में रोक दिया। ठीक है जूजी, तुम वापस चली जाओ, मैं उससे बात कर लूंगा। तब जाकर जूजी ने सिर हिलाया, लेकिन वह तब तक नहीं गई जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि मैं ठीक हूं। जब वह पूरी तरह नजर से ओझल हो गई तब सन्नयांगी ने पूछा, वह कौन थी? मैंने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, वही लड़की जिसने अभी तुम्हारे लूजाओ से मेरी जान बचाई। क्या तुमने नहीं देखा? मेरी बात सुनते ही सन्नयांगी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने असहज स्वर में कहा, माफ करना शियोन, यह सब मेरी गलती है। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, आज जो हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। यह लूजाओ की समस्या है। सन्नयांगी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने अचानक बात का रुख बदल दिया। लेकिन तुम्हारी गलती कहीं और है। तुम लूजाओ का स्वभाव अच्छी तरह जानती थी, फिर भी हर बार जब तुम उसे ठुकराती थी तुम उसे उम्मीद भी दे देती थी, और इसी वजह से उसने सारी नफरत मेरे ऊपर निकालनी शुरू कर दी। सन्नयांगी घबराकर बोली, नहीं शियान, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं उपहास भरी हंसी हंसा। मत कहो कि नहीं किया। इस जीवन को दोबारा जीने के बाद मुझे बहुत सी बातें आखिरकार समझ में आ गई थीं। हर बार जब सन्नयांगी लूजाओ को ठुकराती थी वह उससे यही कहा करती थी। वह हमेशा ऐसी बातें कहती थी, मैं सिर्फ सेयन से प्यार करती हूं, या फिर तुम कभी भी सेयन की बराबरी नहीं कर सकते। शायद यही वजह थी कि लूजाओ मुझसे पागलों की तरह नफरत करता था। मेरी बात सुनकर सन्नयांगी की आंखों में दर्द की एक हल्की सी झलक उभरी। आखिरकार एक समय था जब मैं सचमुच उसके सामने खड़ी इस लड़की से बेहद प्यार करता था। मेरा स्वर पहले से कहीं अधिक नरम हो गया। न्यांगी, चलो अलग हो जाते हैं। तुमने खुद देख लिया है कि लूजाओ कितना पागल है। बस मुझे जाने दो, ठीक है? सन्नयांगी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने तुरंत सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं,
हमारी शादी होने वाली है। सिर्फ लूजाओ की वजह से हम अलग क्यों हों? मेरी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। मेरी आंखों में साफ दर्द झलक रहा था। हाँ, इस समय तक तो हमारी शादी लगभग तय हो चुकी थी। दोनों परिवारों ने तारीख भी तय कर दी थी। हर तैयारी पूरी हो चुकी थी। मेरे दुखद पिछले जीवन में भी सब कुछ बिल्कुल इसी तरह व्यवस्थित था, और इस पुनर्जन्म वाले जीवन में भी 3 बार मैं उस इंसान से शादी करने के बेहद करीब पहुंच चुका था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। 3 बार मैं सिर्फ एक कदम दूर था उस खुशहाल और परफेक्ट शादी से जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। लेकिन हर बार बीच में लूजाओ आ गया। पहली बार शादी से एक दिन पहले उसने अपनी कार से मुझे कुचल दिया और मेरी टांगें बर्बाद कर दी। दूसरी बार शादी से कुछ दिन पहले मैंने अपनी आंखों के सामने सन नयांगी को लूजाओ से प्यार करते देखा, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उस इंसान के सामने मरना चुना जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। और अब तीसरी बार, अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। मैं कार दुर्घटना से भी सुरक्षित बच चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हार मानने का फैसला किया। अब मुझे सन नयांगी पर भरोसा नहीं था और न ही लुजाओ पर। मैं उन दोनों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता या उलझाव नहीं चाहता था। अगर लुजाओ मुझे परेशान करना बंद कर दे तो मैं खुशी खुशी रास्ते से हट जाऊंगा और उन्हें वही दे दूंगा जो वे चाहते हैं। इतना कहकर मैं बिना कुछ बोले हॉस्टल की इमारत के भीतर चला गया। लेकिन जो मैंने नहीं देखा वह यह था कि मेरे गायब होते ही वह लड़की, जो हमेशा मजबूत और अडिग दिखाई देती थी, धीरे धीरे इमारत के बाहर ही घुटनों के बल बैठ गई, मानो उसके भीतर दबा हुआ कोई भाव अचानक टूट गया हो और वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी रुलाई फूट पड़ी। शियोन, मैं गलत थी। शियोन, मैं सच में गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो। ठीक है। हालांकि हॉस्टल की इमारत रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन सन नयांगी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर अंतहीन अंधेरा उतर आया हो। अब उसके आसपास कोई रोशनी नहीं बची थी, सिर्फ दम घोंट देने वाला दुख और ऐसा दर्द जिससे वह बच नहीं सकती थी। शियोन, मैं तुम्हें अपने पास क्यों नहीं रख पाई? जून का अंत आ चुका था। मैं पहले की तरह अपनी डांस प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन आज सामान्य अभ्यास नहीं था। आज स्टेज रिहर्सल थी। मैं ड्रेस बदल रहा था कि तभी बाहर से हंसी ठिठोली की आवाजें आने लगीं। कपड़े बदलकर जब मैं बाहर निकला तो देखा कि वहां सन नयांगी खड़ी थी। उसने मेरी सीट पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता रख दिया था और बाकी सभी को मिल्क टी बांट रही थी। उसे देखकर मेरे भीतर कोई भावना नहीं उठी। हम पहले ही अलग हो चुके थे। अब वह जो कुछ भी कर रही थी सब व्यर्थ था। क्लास का एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे सेयन, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए फूल लेकर आई है। दूसरा तुरंत बोला, हाँ भाई, अभी तो सिर्फ रिहर्सल है और इतना सब हो रहा है। असली ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस के दिन तो नजारा देखने लायक होगा। मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने कपड़े लॉकर में रखे और धीरे धीरे उनकी तरफ चल पड़ा। सुन नयांगी के पास पहुंचकर मैंने शिष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। शियोन, तुम्हें मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। सुन नयांगी और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखा जिसने अभी मजाक किया था। इसलिए तुम गलत थी। वह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी बात सुनते ही पूरे कमरे में हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता टूट चुका होगा। सुन नयांगी ने मेरी ओर देखा। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। शियोन, मेरे साथ बाहर चलो। उसने मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहा, लेकिन मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं जिसे सबके सामने नहीं कहा जा सके। और वैसे भी मुझे अभी स्टेज पर जाना है। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक उभरी। उसी समय बाहर से किसी ने अधीर होकर आवाज लगाई। ग्रेजुएशन डांस शुरू होने वाला था। सबको पहले अपना सोलो परफॉर्मेंस देना था, फिर अंत में सभी मिलकर ग्रुप डांस करने वाले थे। मैं मुख्य नर्तक था और सबसे पहले मंच पर जाने वाला भी। जब मैंने देखा कि लाइटिंग टीम सारी तैयारी पूरी कर चुकी है तो मैं मंच की ओर बढ़ गया। लेकिन पता नहीं क्यों स्टेज पर कदम रखते ही मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। आज सिर्फ रिहर्सल थी। दर्शकों में ज्यादातर मेरे अपने सहपाठी थे। बाहरी लोग बहुत कम थे। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई लगातार मुझे घूर रहा है। एक जलती हुई खतरनाक नजर। मैंने उसी दिशा में देखा और उसी एक नजर में मैंने लूजाओ को कोने में बैठे देखा। वह मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में वैसी ही दुर्भावना थी जैसी किसी शिकारी की होती है। उसे देखते ही मेरे मन की बेचैनी और बढ़ गई। लेकिन तभी संगीत शुरू हो गया और मेरे पास सोचने का समय नहीं बचा। मैंने नृत्य शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मैंने देखा
कि नीचे बैठे मेरे सहपाठियों के चेहरे भय से भर गए हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वे मेरे पीछे किसी चीज को घूर रहे थे, मानो कोई भयानक घटना होने वाली हो। अगले ही क्षण भीड़ को चीरती हुई एक सफेद आकृति मंच की ओर दौड़ी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया। और फिर किसी ने मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। एक घबराई हुई चीख सुनाई दी, सयान, सावधान! मैं अविश्वास से मुड़ा और उस जगह की ओर देखा जहां कुछ सेकंड पहले मैं खड़ा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऊपर से एक विशाल स्टेज लाइट गिर चुकी थी। मंच का फर्श गहरे गड्ढे में बदल गया था। चारों ओर लंबी दरारें फैल गई थीं और जिसने मुझे बचाने के लिए खुद को मेरी तरफ फेंका था वह जूजीवाई थी। उसका पैर गिरी हुई लाइट के पोल के नीचे दब गया था। टूटे हुए बल्ब का कांच बिखरकर उसके और मेरे पैरों में धंस गया था। पूरा मंच अफरा तफरी में डूब गया। स्टाफ और छात्र दौड़ते हुए हमारी ओर आने लगे। जूजी मेरी तरफ देखकर बार बार पूछ रही थी, तुम ठीक हो ना? सयान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन तभी उसकी नजर मेरी नजर के पीछे गई। उसने उस लड़के को देखा, वही लड़का जिसने कुछ दिन पहले मुझे कार से कुचलने की कोशिश की थी और बाद में मुझसे लड़ाई भी की थी। लू चाओ। उसने हमारी तरफ एक भयावह और अशुभ नजर डाली, फिर तुरंत मुड़ा और भीड़ में गायब होने लगा। उसके बाद वह ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया और उसके पीछे भागने वाली वही लड़की थी जिससे मैं उस दिन मिला था। उन दोनों की आकृतियां पूरी तरह आंखों से ओझल हो जाने के बाद ही मुझे जैसे होश आया। मैंने मुड़कर जूजीवाई की ओर देखा और अगले ही पल बेहोश हो गया। बाद में मेरे सहपाठी मुझे उठाकर स्कूल के चिकित्सा कक्ष में ले गए। डॉक्टर मेरे पैरों के घावों का इलाज कर रहे थे। वे एक एक करके कांच के टुकड़े निकालते जा रहे थे और साथ ही बड़बड़ा भी रहे थे। ये लड़का इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले कार दुर्घटना में इसके हाथ में मोच आ गई थी और अब इसके ऊपर स्टेज लाइट गिर गई। जूजी का चेहरा बार बार बदल रहा था। वह पहले वाली कार दुर्घटना, आज की घटना और लू जियाओ की वह खतरनाक नजर, सब कुछ जोड़कर सोच रही थी। जितना ज्यादा वह सोचती उतना ही उसे यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। उसी समय डॉक्टर ने मेरे घावों का इलाज पूरा कर लिया। फिर उनकी नजर जूजी के पैरों पर पड़ी। उसके पैर भी खून से लथपथ थे। डॉक्टर ने तुरंत अपने औजार बदले और उसका इलाज शुरू कर दिया। बेटी, तुम्हारी चोट तो इस लड़के से कहीं ज्यादा गंभीर है। टक्कर की वजह से तुम्हारे पैर में गहरी अंदरूनी चोट आई है। अच्छी बात यह है कि कोई हड्डी नहीं टूटी। डॉक्टर ने सावधानी से उसकी चोटों पर दवा लगाई। पट्टियां बांधने के बाद उन्होंने उसके पैरों में धंसे छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी निकाल दिए। सब कुछ खत्म होने के बाद डॉक्टर मुड़े। उसी समय उन्होंने देखा कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटा मैं धीरे धीरे आंखें खोल रहा हूं। जूजी तुरंत खड़ी हो गई। वह जल्दी से मेरे पास आई और चिंतित होकर पूछने लगी, कैसा महसूस हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? लेकिन मैं उसे बस खाली नजरों से देखता रहा, मानो अभी तक समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ है। अचानक मैंने घबराकर डॉक्टर की ओर देखा। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे पैर? डॉक्टर पहले तो समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उलझन में दोहराया, तुम्हारे पैर? लेकिन डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं फूट फूट कर रोने लगा। आखिर मैं अपने पैर नहीं बचा पाया। बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जूजी घबरा गई। वह तुरंत मेरे पास आई और मुझे शांत करने लगी। सयान, क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है या शरीर के किसी और हिस्से में? अब तो डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। तर्क से देखा जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या गिरते समय तुम्हारे शरीर का कोई और हिस्सा भी चोटिल हुआ था? तुम्हारे पैरों में सिर्फ ऊपर ऊपर की चोटें हैं। इतना दर्द होना सामान्य नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने उन्हें और जूजी दोनों को देखा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, यह कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। यह तो सिर्फ स्कूल का चिकित्सा कक्ष था। मैंने तुरंत कंबल हटाया, अपने पैरों की ओर देखा। मेरी पिंडलियों पर केवल कुछ पट्टियां बंधी हुई थीं और दोनों पैर पूरी तरह सुरक्षित थे। उस क्षण मेरे भीतर का तनाव जैसे पूरी तरह टूट गया। मैंने राहत की लंबी सांस ली। जूजी ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से मेरे कंधों को थाम लिया। उसका हमेशा नरम रहने वाला चेहरा अब गंभीर था। सयन, तुम अपने पैरों को लेकर असामान्य रूप से चिंतित रहते हो। कार दुर्घटना वाले दिन भी तुम ऐसे ही थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वजह क्या है? उसे महसूस हो रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। मैं कुछ देर तक उसे खाली नजरों से देखता रहा। मैं सचमुच बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गया था। क्या उसने इतनी जल्दी सब समझ लिया? लेकिन क्या मैं सच बता सकता था? और अगर बता भी देता तो क्या वह विश्वास करती? आखिर पुनर्जन्म जैसी बात किसी काल्पनिक कहानी से कम तो नहीं लगती। मेरी झिझक देखकर जूजी ने मुझे मजबूर नहीं किया। वह बस चुपचाप मेरे जवाब का इंतजार करती रही। उसे शायद विश्वास था कि अगर मैं बताना चाहूंगा तो एक दिन खुद बता दूंगा।
आखिरकार मैंने सिर हिला दिया। मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकती हो? यह सुनते ही अब तक चुप खड़े डॉक्टर बोल पड़े, इसकी चोटें तुमसे कहीं ज्यादा गंभीर हैं, और फिर भी तुम इसी से तुम्हें वापस छोड़ने के लिए कह रहे हो। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे तुरंत याद आया कि मुझे बचाते समय स्टेज लाइट उसी पर गिरी थी। मेरे पैरों में तो सिर्फ कांच के टुकड़े धंसे थे, लेकिन उसके पैर पर सीधा वार हुआ था। मैं तुरंत उसकी चोट देखने के लिए झुका, लेकिन जूजी ने मुझे रोक दिया। ठीक हूं, सब ठीक है। फिर वह मुस्कुराई। कोई लड़का पहली ही बात में किसी लड़की की स्कर्ट उठाकर उसका पैर देखने लगे, ऐसा भी कहीं होता है? उसकी बात सुनकर मेरे कानों के सिरे लाल हो गए और मेरे मन में उसके लिए और भी अपराध बोध भर गया। हम तो पूरी तरह अजनबी थे। अब तक केवल 2 बार मिले थे, फिर भी वह 2 बार मेरी जान बचा चुकी थी और दोनों बार मेरी वजह से घायल भी हुई थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। जूजी ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, वैसे भी इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन मैं फिर भी चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। तब वह अचानक खड़ी हुई और मुस्कुरा दी। अगर सच में तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे खाना खिला दो। उसने अपना पेट सहलाया। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए चांद की तरह मुड़ गईं। आज मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाना खाने चलते हैं। मैंने संकोच से सिर हिला दिया। स्पष्ट रूप से हल्की चोट मुझे लगी थी, लेकिन पूरे समय वही मुझे संभाल रही थी, मुझे ढांढस बंधा रही थी। शायद जब सही समय आएगा तो मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर उसने मेरी जान 2 बार बचाई थी। कम से कम उसे यह जानने का अधिकार तो था कि वह आखिर किस वजह से घायल हुई। यह सोचते ही मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। चलो खाना खाते हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए चिकित्सा कक्ष से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही हमारी मुलाकात सन नयांगी से हो गई। वह मुझे लेने आई थी। शियोन, मैं तुम्हें लेने आई हूं, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देती हूं। इतना कहने के बाद उसकी नजर उस हाथ पर गई जिससे मैं जूजी का सहारा लिए हुए था। जूजी ने भौं उठाई और जानबूझकर मेरी बाह को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। मैंने बस उदासीन नजरों से सन नयांगी की ओर देखा, फिर उसने जो हाथ मेरी ओर बढ़ाया था उसे नजरअंदाज कर दिया। जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। सुन नयांगी ने धीरे धीरे अपना खाली हाथ वापस खींच लिया। उसके चेहरे पर चोट खाई हुई उदासी दिखाई दे रही थी। शियोन, जिद मत करो, तुम घायल हो, अब मुझे तुम्हें वापस छोड़ने दो। लेकिन इस बार मैंने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सुनना यांगी, जब यह सब हुआ था तब तुम कहां थी? मेरे सवाल पर उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान उभर आई। उसे लगा मैं शिकायत कर रहा हूं कि वह देर से पहुंची, लेकिन मैंने सब कुछ साफ देखा था। जब सभी लोग जूजी और मुझे घेर कर मदद कर रहे थे, तब सन नयांगी लू जाओ के पीछे भागी थी। मैंने जूजी का हाथ पकड़ लिया और एक एक शब्द साफ और दृढ़ आवाज में कहा, सुनना यांगी, हम पहले ही अलग हो चुके हैं, आज से हम दोस्त भी नहीं हैं, और बेहतर होगा कि तुम लू जियाओ को काबू में रखो। उसे दोबारा मेरे सामने मत आने देना, वरना मैं। यह कहकर मैंने जूजी वाई का हाथ पकड़ा और उसे कैफेटेरिया की ओर ले गया। चलते चलते मैं धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैं उसे दोबारा कभी मौका नहीं दूंगा कि वह मेरी टांगें बर्बाद कर सके। हम दोनों धीरे धीरे दूर चले गए, लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि मेरे पीछे खड़ी सन नयांगी ने मेरे आखिरी शब्द साफ साफ सुन लिए थे। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा भय से भर गया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर डगमगाने लगा। सुन नयांगी ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, मानो वह किसी को कॉल करना चाहती हो, लेकिन कुछ क्षण बाद उसने चुपचाप फोन नीचे कर लिया। तो ऐसा है? उसकी आवाज टूट गई। उसने दर्द से अपनी आंखें ढंक लीं, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे उसकी उंगलियों के बीच से धीरे धीरे बाहर निकलते रहे। हाल के दिनों में मेरे व्यवहार में आए बदलावों को याद करते हुए उसका दिल दर्द से भर गया। अचानक हुआ ब्रेकअप, मंगनी का दृढ़ता से टूट जाना, इन सब बातों का कारण वह कभी समझ नहीं पाई थी। उस दिन लू जाओ की लापरवाह ड्राइविंग ने भले मुझे डरा दिया था, लेकिन वास्तव में मुझे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। फिर भी मैं इतनी दृढ़ता से रिश्ता तोड़ना चाहता था, मानो मैं पूरी तरह बदल चुका था। शुरुआत में सन नयांगी ने सोचा था कि मैं बस डर गया हूं। बाद में उसे लगा कि शायद इसका कारण जूजी है, लेकिन असली वजह इनमें से कोई भी नहीं थी। वह हमेशा सोचती रही कि उसे बस थोड़ा समय देना होगा। वह इंतजार करने को तैयार थी, लेकिन अभी अभी मेरे कहे शब्दों ने उसे सब कुछ समझा दिया। अब उसे हर बात का उत्तर मिल गया था। अब उसे समझ आया कि उस दिन अचानक बेहोश होकर जागने के बाद मैंने उसे ऐसे क्यों देखा था जैसे वह मेरी दुश्मन हो। अब उसे समझ आया
कि मैं क्यों किसी भी कीमत पर उससे और लूजाओ से दूर जाना चाहता था। क्यों मैं हर बार उसे ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्य करता था, और क्यों सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि मैं यह सब पहले ही एक बार जी चुका था। सुन नयांगी दर्द से भरकर वहीं बैठ गई। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। शियोन, तो मैं तुम्हें पहले ही खो चुकी हूं, तो अब सचमुच बहुत देर हो चुकी है। असलियत यह थी कि सन नयांगी का पुनर्जन्म मुझसे भी पहले हो चुका था। उस दूसरे जीवन में जब मैंने स्कूल की छत से छलांग लगाई थी, तब सन नयांगी पागलों की तरह लू जियाओ को ढूंढने जा रही थी। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपनी आंखों के सामने उस इंसान को मरते हुए देखेगी जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हर बार जब वह उस दृश्य को याद करती, उसका दम घुटने लगता। आज तक वह समझ नहीं पाई थी कि उस समय उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक बात सच थी, लू जियाओ के लिए जो भावनाएं उसके भीतर पैदा हुई थीं, वे वास्तविक थीं। उसे हमेशा लगता था कि मैं ठीक रहूंगा। उसे लगता था कि मैं हमेशा की तरह उसकी बात मानूंगा, कि मैं वहीं उसका इंतजार करता रहूंगा, चुपचाप, बिना शिकायत किए। अगले दिन हमारी शादी होने वाली थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सारी तैयारियां कर रही थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और फिर वह क्षण आ गया जिस क्षण मैंने छत से छलांग लगाई। उस समय जैसे पूरी दुनिया की गति धीमी हो गई थी। उसी पल सन नयांगी ने पहली बार मेरे चेहरे पर एक ऐसा भाव देखा था जो राहत जैसा था, मानो मैं अंततः मुक्त हो गया हूं। जब मैं नीचे गिरा, मैं वास्तव में मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल मेरा शरीर जमीन से टकराया। वह भयानक धमाका बिजली की गड़गड़ाहट जैसा लगा, और उसी आवाज ने सन नयांगी की पूरी दुनिया तोड़ दी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। चेहरे पर स्तब्धता छा गई, लेकिन आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे, मानो उसी क्षण वह नींद से जागी हो। वह कार का दरवाजा खोलकर बाहर भागी और खून के तालाब में पड़े मेरे शरीर को देखती रह गई। मेरे चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। मेरी खाली आंखें उसकी ओर देख रही थीं, और उसी क्षण उसे सब समझ में आ गया। सुन नयांगी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे स्कूल परिसर में गूंज उठीं। वे उसी जगह पर गूंज रही थीं जहां कभी उनकी सबसे सुंदर यादें बसी थीं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जो टूट चुका था उसे फिर जोड़ा नहीं जा सकता था। टूटा हुआ आईना पहले जैसा नहीं बन सकता, और बिखरा हुआ पानी वापस इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इस बार मैंने आखिरकार अपना बदला ले लिया था। अपनी मौत की कीमत पर मैंने उन दो लोगों को सबसे गहरा घाव दिया था जिन्होंने मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। उस दिन के बाद सन नयांगी ऐसे जीने लगी जैसे उसकी आत्मा उससे छिन गई हो। जब मैं जीवित था तब भी वह लू जियाओ से नफरत करती थी, लेकिन उसे यातनाएं देते देते वह अनजाने में उसके जुनून और पागलपन से प्रभावित हो गई थी। वह इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, फिर भी वह उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद वह आखिरकार जाग गई। उसे वास्तविकता दिखाई देने लगी। उसने वही किया जिसकी विनती मैं उससे बार बार करता था। उसने लू जियाओ को आजाद कर दिया, और उसके बाद उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। लू जियाओ ने चाहे कितनी भी परेशानियां खड़ी की हों, वह फिर कभी उसकी ओर नहीं मुड़ी, क्योंकि जिस क्षण मैं मरा था उसी क्षण सुन नयांगी का दिल भी मर चुका था। उसे समझ आ गया था कि गलती उसी की थी, इसलिए उसने अपनी पूरी बाकी जिंदगी मेरे प्रति प्रायश्चित करने में लगा दी। उसने मेरे माता पिता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह उनकी सेवा अपने माता पिता से भी अधिक समर्पण के साथ करने लगी। आने वाले वर्षों में मेरे माता पिता अक्सर उसकी तारीफ करते थे। वे कहते थे शियोन कितना भाग्यशाली था कि उसे सन नयांगी जैसी लड़की मिली। लेकिन केवल सन नयांगी ही जानती थी कि यह सच नहीं था। अगर मैं उससे कभी नहीं मिला होता तो शायद मैं इस दुनिया का सबसे चमकदार लड़का बनता, एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीता। लेकिन सन नयांगी से मिलने के बाद मैंने अपनी सबसे मूल्यवान चीजें खो दी। मेरा नृत्य का सपना जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व था, मेरा स्वस्थ शरीर, और वह प्रेमिका जो कभी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने सब कुछ खो दिया, और अंत में मैंने उस इमारत की छत से छलांग लगाने का निर्णय लिया, अपने जीवन का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह मैंने अपनी मौत को ही असली अपराधी के खिलाफ बदले का हथियार बना लिया था। कई वर्षों बाद सुन नयांगी, जिसने पूरी जिंदगी अकेले बिताई, मेरी कब्र के सामने खड़ी होकर बार बार अपने अपराधों का पश्चाताप करती रही। लेकिन अब उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलने वाला था, चाहे वह कितनी भी माफी मांगती। कब्र पर लगी तस्वीर में मुस्कुराता हुआ वह लड़का हमेशा वैसा ही रहता। वह अब कभी उसे माफ नहीं करेगा। आखिर एक दिन वह अकेली उसी छत पर पहुंची जहां से मैंने छलांग लगाई थी। छत के किनारे खड़े होकर अचानक उसके मन में एक विचार आया।
वह महसूस करना चाहती थी कि उस दिन मैं क्या महसूस कर रहा था। मैं तो हमेशा दर्द से डरता था, फिर उस दिन मैं इतनी दृढ़ता के साथ नीचे कैसे कूद गया। जब वह वहां खड़ी हुई तभी उसे अचानक समझ आ गया, उस समय का सियन निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुका था जहां उसे सिर्फ मुक्ति चाहिए थी। यह सोचते हुए सन नयांगी धीरे धीरे छत के किनारे तक गई। फिर उसने खुद को नीचे छोड़ दिया, मानो वह अपने सबसे प्रिय इंसान को गले लगाने जा रही हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। शियोन, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूं। उसे लगा कि जमीन से टकराने का दर्द असहनीय होगा, लेकिन जिस दर्द की उसने कल्पना की थी वह कभी आया ही नहीं। जब उसने आंखें खोली तो खुद को अपने विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कमरे में पाया। चारों ओर फोन की घंटी बज रही थी। सुन नयांगी कुछ क्षण तक स्तब्ध बैठी रही। फिर उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर मेरा नाम चमक रहा था। उसने अविश्वास से कॉल रिसीव की। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से मेरी झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी। आखिर तुम आ रही हो या नहीं? मैं कब से मिल्क टी की दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुन नयांगी अभी भी स्थिति समझ नहीं पा रही थी। उसने खाली स्वर में पूछा, कहाँ आना है? मैं तुरंत नाराज हो गया। तुम सच में भूल गई? मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं। अगर 5 मिनट में नहीं पहुंची तो फिर मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फोन से आती बीप बीप की आवाज सुनते हुए वह वहीं बैठी रह गई। तभी हॉस्टल की उसकी रूममेट्स हंसने लगीं। जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में ब्रेकअप कर देगा। वे जानी पहचानी आवाजें सुनकर सन नयांगी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत तारीख देखी और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष की शुरुआत में लौट आई थी। उसे तुरंत समझ आ गया वह पुनर्जन्म ले चुकी थी। सुन नायांगी ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और कमरे से बाहर भागी। उसे पता था कि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। इस बार वह मुझसे सही तरीके से प्यार करेगी और मुझे कभी कोई नुकसान नहीं होने देगी। पिछले जीवन की यादों के कारण वह मुझे पहले से भी बेहतर समझती थी। इस बार हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मधुर था। लेकिन फिर लूचाओ एक बार फिर हमारी जिंदगी में आ गया। इस जीवन में भी वह पहले की तरह जुनूनी और पागल था, बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक। मुझे नुकसान से बचाने के लिए सन नयांगी ने अनगिनत कोशिशें की, लेकिन वह आदमी इतना चालाक था कि पकड़ में ही नहीं आता था, जैसे हाथ से फिसलती हुई मछली। उसने बहुत लोगों को उसके पीछे लगाया, फिर भी उसे पूरी तरह रोक नहीं सकी। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वो मैं था। मैं जो हमेशा शांत और दयालु रहता था, अचानक सड़क के बीचों बीच लू जाओ से बुरी तरह लड़ पड़ा। और मेरे साथ एक लड़की भी थी। जब सन नयांगी वहां पहुंची तो सबसे पहले उसने यह सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित हूं। फिर उसने लू जाओ को पकड़कर बंद करवा दिया। लेकिन जब वह वापस मुझे ढूंढने आई, मैं जा चुका था, इसलिए वह केवल मेरे हॉस्टल के बाहर इंतजार कर सकती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे उस लड़की के साथ हंसते हुए देखेगी। और उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब मैंने उससे ब्रेकअप की बात कह दी। शुरू में उसे लगा कि मैं डर गया हूं और गुस्से में ऐसा कह रहा हूं, इसलिए उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह फिर भी मेरी प्रेमिका की तरह मेरे साथ बनी रही, मेरा ख्याल रखती रही। उसे विश्वास था कि एक दिन मैं फिर पहले जैसा हो जाऊंगा। दफ्तन सियोन बोरोनामस्ताइलेस्त। फिर रिहर्सल वाला दिन आ गया। लूचाओ फिर दिखाई दिया। सुन नयांगी की पहली प्रतिक्रिया थी उसे पकड़ लेना ताकि वह मुझे नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पागल आदमी पहले ही स्टेज की लाइटों से छेड़छाड़ कर चुका होगा। जैसे ही विशाल लाइट नीचे गिरी, उसका दिल डर से लगभग रुक गया। वह भीड़ को चीरती हुई मंच की ओर दौड़ी, लेकिन कोई उससे भी तेज था। वही लड़की जुजीवो आई। एक बार फिर उसने मुझे बचा लिया। सौभाग्य से मुझे केवल मामूली खरोंचें आई थीं। यह देखकर सन नयांगी आगे नहीं बढ़ी। वह तुरंत मुड़ी और लूजाओ का पीछा करने लगी, उस पागल इंसान का जो किसी को चोट पहुंचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी घटना ने उसे पूरी तरह समझा दिया कि लूजाओ जैसे व्यक्ति के सामने वह एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकती। आखिरकार उसे पकड़ने के बाद उसने लूजाओ को सुपरिवार की हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। वहां की सुरक्षा टियनहुई मैनर से भी अधिक कड़ी थी। दोनों परिवारों के अंगरक्षक 24 घंटे पहरा दे रहे थे। इसके अलावा उसने विशेष रूप से 2 टीमों की व्यवस्था की थी जो बारी बारी से उसकी निगरानी करती थीं, ताकि उसे फिर कभी बाहर निकलकर मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका न मिले। इस जीवन में वह चाहती थी कि उसका शियोन अपनी मूल राह पर चले, अपने सपनों को पूरा करे और एक खुशहाल जीवन जिए। दफ्तन सियोन बोरोनामस्ताइलेस्त। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो मैं फिर भी सूजी के साथ था और उसे अनायास ही ईर्ष्या होने लगी। लेकिन जब उसने मेरे मुंह से यह सुना, मैं उसे दोबारा कभी मेरी टांगें कुचलने का मौका नहीं दूंगा, तो उसे लगा जैसे वह बर्फीली खाई में गिर गई हो।
उसके दिल में ऐसी कड़वाहट उठी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मानो उसके शरीर का सारा खून उसी पल जम गया हो। उसके दिल में दर्द की लहरें उठती रहीं। वह हमेशा सोचती थी कि पुनर्जन्म भगवान की कृपा है, उसे सुधार का दूसरा अवसर मिला है, उसे उस इंसान से माफी मांगने का मौका मिला है जिसे उसने सबसे गहरी चोट पहुंचाई थी। लेकिन अब उसे समझ आया, यह कोई वरदान नहीं था, यह तो सजा थी। एक ऐसी सजा जो उसे अपनी पूरी जिंदगी भुगतनी थी। क्या सन नयांगी फिर कभी सच में खुश होने का अधिकार रखती थी? दत्तन सियोन बोरोनामस्ताइलेस्त। पैरों की चोट के कारण मैंने कुछ समय के लिए डांस की ट्रेनिंग रोक दी थी। पिछले कुछ दिन मैं हॉस्टल के कमरे में ही पड़ा रहा। उस दिन सुबह उठने के बाद अचानक मुझे एक जगह याद आई। अब मेरी सोच पहले जैसी नहीं रही थी। मैं वापस जाकर उस जगह को फिर से देखना चाहता था। यह सोचकर मैंने कपड़े बदले और बाहर जाने की तैयारी की। लेकिन निकलने से पहले मुझे कुछ याद आया। मैंने अपना फोन निकाला और जुजी को कॉल कर दिया। फोन कुछ बार बजा। अगर इस स्टोरी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपकी आंखों में एक पल के लिए भी इमोशंस जगा दिए हों, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरीज आपसे कभी मिस ना हो। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। आपकी एक छोटी सी फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। आपका लव, सपोर्ट और मोटिवेशन ही हमें ऐसी शानदार स्टोरीज लाने की इंस्पिरेशन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।